आर्मी कैंप, मोहसिन नकवी की सर्जरी, बाबर आजम का कैप्टनसी से रेजिग्नेशन, नए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, नए कोचेस, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन रिजल्ट्स वही के वही। तो अब हम कुछ भी कर लें ऐसे ही रिजल्ट्स रहेंगे या कम से कम हम कुछ फाइट ही दे पाएंगे दूसरी टीम्स को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया जितनी अच्छी टीम बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास जितना पैसा है और उनके बोर्ड में जिस किस्म की स्टेबिलिटी है, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते। लेकिन हम लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हमने 7th पे फिनिश किया था, उससे पिछली साइकिल में हमने 5th पे फिनिश किया था। तो अब हम क्यों डेड लास्ट यानी कि 10th पोजीशन पे आ गए हैं? तो शायद पोटेंशियल थोड़ी तो बेहतर है ना। अब मैंने जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उन पे तो पहले कई दफ़ा बात की है, अपनी वीडियोस में ही इसका जिक्र किया है, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हम कुछ शायद कर सकें कि थोड़े से बेहतर रिजल्ट्स आ जाएं। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारी पोटेंशियल इससे ज़्यादा है और हम क्या ऐसे मूव्स कर सकते हैं कि रिजल्ट्स में कुछ बेहतरी आए, और क्या मुझे रियलिस्टिकली लगता है कि पीसीबी इनमें से कुछ करेगी, और जो अब मूव्स करने वाली है पीसीबी उससे हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। इन सब बातों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अब अगर आप रिसेंटली क्रिकेट वगैरह की न्यूज़ फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे या श्रीलंकन बोर्ड पे आईसीसी ने बैन लगा दिया था, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और बांग्लादेश का तो हमें पता ही है, हसीना मोहसिन जिस तरह से पास्ट में कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं। तमीम इकबाल को वो दोबारा लाई हैं, शकीब अल हसन को उन्होंने फेवर किया है, और जो भी उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको एक फेवरेटिज्म मिला है उनकी तरफ से। तो इन दोनों कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन इसी बांग्लादेश टीम ने हमें घर पे आके वाइट वॉश कर दिया, और फिर इसी श्रीलंकन टीम ने अभी न्यूजीलैंड को वाइट वॉश किया अपने होम पे। और जब लास्ट टूर उनका इंग्लैंड में था तो उनके घर जाके उन्होंने एक टेस्ट मैच जीत लिया। तो हम क्यों उसी इंग्लैंड टीम से और इन्हीं सारी टीम से हार जाते हैं? और लास्ट ईयर ही तो हमने इसी श्रीलंकन टीम को उनके होम पे जाके 2-0 हराया था, और 2021 में हमने बांग्लादेश की टीम को भी 2-0 हराया था। तो शायद तो इससे बेहतर है ना पोटेंशियल हमारा। अब अगर फर्स्ट टेस्ट मैच की बात करूं तो एक दो ऑब्वियस जो मसले मुझे नज़र आए वो ये थे कि एक मेंटल ब्लॉकेड का मसला नज़र आया। अगर आपने सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स देखी हों या ओवरऑल लास्ट हम 5 से 7 टेस्ट मैचेस को देखें, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन हमें नज़र आती है कि हम लोग डर के मारे, या वो कहते हैं ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि आपको जिस चीज़ का डर होता है वही चीज़ होने लग जाती है। और हमें डर होता है कि हम ये मैच किसी भी पोजीशन से हार सकते हैं, ख़ास तौर पे जब हम सेकंड इनिंग्स में या फोर्थ इनिंग्स में हमारी बैटिंग आती है। तो हम कॉमनली देखते हैं बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स होते हैं और आसानी से हम एक डेड विकेट पे भी विकेट्स गिरा देते हैं। और दूसरा मसला हमें ये भी दिखा है कि क्लियरली फिटनेस का बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी टीम्स में और दूसरी टीमों में। जो रूट जिन्होंने आधे से ज़्यादा टेस्ट मैच फील्ड पे गुजारा और उनके लिए एलियन कंडीशंस थी, वो क्यों बेहतर कोप कर पाए, और हमारे पास जो हम देखते हैं बाबर आजम के पास एक डॉली कैच आता है वो उसको छोड़ देते हैं, या बैटिंग में भी एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन नज़र आती है जिसका ताल्लुक अगेन फिटनेस से है। इस वक्त एहसान उल्ला और खुर्रम शहजाद दोनों फिटनेस इश्यूज़ पे बाहर हैं, और शाहीन अफरीदी का तो हमें पता ही है 2022 से जब से उनकी इंजरी से वापसी हुई है, उनकी फिटनेस कभी भी शायद 100% नहीं रही। अब मेरे हिसाब से कौन से ऐसे मूव्स हैं जो कि कुछ बेहतरी ला सकते हैं इस परफॉर्मेंस में? इसमें से पीसीबी कितने करती है और कितना उसमें फ़ायदा होता है, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से मूव्स अभी इमीडिएटली टीम मैनेजमेंट और पीसीबी कर सकती है। तो मेरे हिसाब से इसमें 4 चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। नंबर 1 ये है कि शाहीन अफरीदी को आप एक ब्रेक दें और किसी कंसल्टेंसी फर्म के पास भेजें, जैसे अभी हसनैन गए थे जहां उन्होंने अपने एक्शन को रीमॉडल किया, उनका पेस भी वापस आया और उनकी फॉर्म भी वापस आई। अभी चैम्पियंस कप में वो हाईएस्ट विकेट टेकर बने और ओवरऑल हमें बेहतर बॉलर नज़र आए जो कि पुराने हसनैन की, जिसमें हमें झलकियाँ दिखी। अब शाहीन अफरीदी एक ब्रेक लेते हैं और भले फिर पीएसएल में या चैम्पियंस ट्रॉफी में वापस आते हैं, तो हमें आगे उनकी बहुत ज़रूरत है। लोग भले ये कहें कि शाहीन अफरीदी का करियर शायद ख़त्म हो गया है और अब वो कमबैक नहीं कर सकते, बट पोटेंशियल वाइज मुझे लगता है आज भी
वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में शुमार होंगे। नंबर 2 ये है कि हम डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की पोस्ट अभी खाली हुई है, वकार यूनुस ने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो ये हाई टाइम है कि हम एक अच्छा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हायर करें। मुझसे पूछें तो रेहान उल हक इस जॉब के लिए आइडियल हैं। जनरल मैनेजर रह चुके हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और टोरंटो नेशनल जो कि G20 की टीम है उसके भी जनरल मैनेजर रह चुके हैं, और दोनों रिसेंटली अपना रिस्पेक्टिव कप भी जीते हैं। अब पीसीबी मुझे नहीं लगता कि शायद रेहान उल हक पे दोबारा जाएं, क्योंकि वो पहले भी पीसीबी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं और शायद उतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। लेकिन कोई भी अगर बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हायर करें, इवन मिसबा को हायर कर लें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। फिर नंबर 3 ये है कि हम उस डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के साथ काम करके और कोचेस के साथ मिलके एक कैप्टन डिसाइड करें वाइट बॉल के लिए और रेड बॉल के लिए, और उसे ये कहा जाए कि वो अगले 1 से 2 साल तक पाकिस्तान की टीम का कैप्टन रहेगा। अभी एक अच्छी बात ये की है पीसीबी ने कि टोनी हेमिंग जो आईसीसी के बहुत पुराने क्यूरेटर रह चुके हैं, वो हमारे हेड क्यूरेटर बन चुके हैं फॉर 2 ईयर्स। तो ये जो 2 साल का हमें एक मार्जिन मिला है, उसमें कैप्टन, सिलेक्टर्स, कोचेस और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट साथ बैठें और आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कौन से प्लेयर्स हमें सूट करते हैं, कौन सी पिचेस हमारे तैयार की जा सकती है जिसमें हमारा भी बहुत फ़ायदा हो। तो चैम्पियंस ट्रॉफी और आगे जो भी होम सीरीज़ आती हैं उसमें भी हमारा फ़ायदा होगा, और फ्यूचर में एक पूल ऑफ प्लेयर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो आगे तक हमारे काम आ सकें। फिर नंबर 4 जो कि फाइनल पॉइंट है वो ये है कि हम एक फिटनेस कैंप रेगुलर ऑर्गेनाइज करें और फॉरेन कोचेस और के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, ताकि वो प्लेयर्स की मेंटल ब्लॉकेट पे भी काम करें और फिटनेस पे भी काम करें। इसमें हम ये भी ज़रूर कर सकते हैं कि प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दें जो ख़ासतौर पे बहुत सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और रिसेंटली इतनी बड़ी बड़ी हार देखी हैं, वो अगर दूसरी लीग्स में जाके खेलें और एक थोड़ा सा डिफरेंट और प्रोफेशनल माहौल मिले, तो शायद एक दोबारा जब वो टीम में वापसी करें तो आपको एक बेहतर टीम में ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी शायद नज़र आ सके। फिर फाइनली इस एस्पेक्ट पे आते हैं कि पीसीबी मेरे हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें इनमें करेगी। अब मुझे नहीं लगता कि शाहीन अफरीदी को वो एक लंबा ब्रेक देंगे, जिस किस्म की उनकी आपस में कम्युनिकेशन और जो रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, तो शायद ये करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। अभी रिसेंटली मैं शोएब मलिक का इंटरव्यू सुन रहा था विद जैरेड किम्बर, जिसमें वो कहते हैं कि जो ये मेंटोर्स का रोल है वो एक परमानेंट रोल है, और वो अंडर 19 से लेके वुमेंस टीम से लेके सारे प्लेयर्स पे काम करेंगे। जब भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी, उनकी न्यूट्रिशन से लेके, उनकी फ़िटनेस से लेके, उनकी टेक्निक पे काम करेंगे। शोएब मलिक ही बता रहे थे कि उन्होंने बाबर आजम के साथ थोड़ा सा टेक्निक पे काम किया था चैम्पियंस कप में, ऑल्दो उसके रिजल्ट्स हमें टेस्ट मैच में नहीं दिखे, बट चैम्पियंस कप में एटलीस्ट उन्होंने रन्स किए। और अगर हम फिटनेस को बेहतर कर सकें, जो कि अब लग रहा है कि प्रायोरिटी है, तो शायद इसका हमें फ़ायदा हो सके। और मैं शोएब मलिक एज अ प्लेयर पे मेरे बहुत इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन एक चीज़ मैं उनकी बहुत एडमायर करता हूँ, वो है उनकी फ़िटनेस। वो जितनी लीग्स में खेल चुके हैं और इस उम्र में भी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, वो हो गए या मिसबाउल हक हो गए, इनके अंडर अगर ये प्लेयर्स आते हैं और इन चीज़ों को सिखाया जाता है तो आई थिंक डेफिनेटली बेहतरी आ सकती है। और फिर एक बात ये भी अच्छी है कि ये कैंप लगने का मकसद है कि पीसीबी अपनी गलतियों को भी शायद थोड़ा रिकग्नाइज़ कर रही है। हमने अभी न्यूज़ में देखा कि फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, इन सारे प्लेयर्स ने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है कि उनको एक इनसिक्योरिटी मौजूद है। तो शायद ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक एडमिशन है पीसीबी की तरफ से कि शायद उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अगेन मैं शोएब मलिक के इंटरव्यू को कोट करूँगा, वो कहते हैं कि इस चीज़ को पीसीबी रिकग्नाइज़ कर रही है, और उन्हीं का ये कहना है कि वो चाहते हैं एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वापस आए, वकार यूनुस को रिप्लेस किया जाए, ताकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो बिटवीन प्लेयर्स, कोचेस एंड सेलेक्टर्स। अगर ये 2-3 चीज़ें हो जाएं तो आई थिंक दिस इटसेल्फ कुड मेक अ कंसिडरेबल डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस कितने टाइम में आता है और उसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो प्रोग्रेस है और जो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर होते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि कौन सी टीम कितनी बेहतर कर सकती है। इस सीरीज़ का रिजल्ट पूछें तो मेरे ख्याल में 3-0 काफ़ी ऑब्वियस नज़र आ रहा है, लेकिन आई थिंक हम भी और प्लेयर्स भी इस बात पे खुश होंगे कि अगर थोड़ा सा वो फाइट दे के हार सकें।
मतलब अगर आप 550 बनाएं और तब भी इनिंग्स डिफीट हो जाए तो आपके मोराल के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। यही अगर फॉर एग्जांपल हमने इनिंग्स डिफीट से बच गए होते या थोड़ा सा कम मार्जिन से हारते तो शायद एक बिलीफ आता कि हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर ये हम सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच में इसकी कोई झलकियाँ देखते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। अभी सुनने में ये आ रहा है कि नसीम शाह को ड्रॉप कर रहे हैं फॉर द सेकंड टेस्ट। बाबर को ड्रॉप करने की भी रूमर्स थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खेलेंगे और शाहीन को फिर ये खिला रहे हैं। आई थिंक शाहीन को इस वक्त बहुत ज़रूरी रेस्ट की ज़रूरत है, और जैसे मैंने वीडियो में कहा कि उनको एक टाइम ऑफ चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो ये तो अच्छे साइंस नहीं है, लेकिन अगर इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ किया जाता है, और मुझे लगता है कि अब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का रोल बड़ा क्रूशल है। अगर वो एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छा प्लेयर या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो शायद इन चीज़ों को वो रिकग्नाइज़ कर सके और थोड़ी सी कंटिन्यूटी और क्लैरिटी दे सके, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तो इसको वक्त ही बताएगा कि हम फाइट देते हैं या पीसीबी फिर उन्हीं मसलों में और उन्हीं गलत डिसीजंस की तरफ चली जाती है या कुछ इम्प्रूव करती है। बट कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, और हमारी पोटेंशियल इससे तो डेफिनेटली ज़्यादा है।